नमस्कार भाई। आप सभी ठीक होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। और काफ़ी समय हो गया आपके सामने मैं रूबरू नहीं हो पाया। उसके लिए मैं आपके सामने फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब अपनी रेगुलर क्लासेस रहेंगी, जिसके अंदर अपने जो हिंदी चल रही थी उसको एक बार हमने रोकी है। उसका कारण ये है कि हमारे सामने सबसे बड़ी जो भर्ती है फोर्थ ग्रेड, उसको अपने फोकस करेंगे, क्योंकि जो मैं पहले हिंदी करवा रहा था उसके अंदर क्या था कि वो सभी अपने भर्तियों के लिए थी। और उसके अंदर क्या है कि जहां पर अपने क्या स्पेशल हिंदी चाहिए, जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया या फिर कोई सब्जेक्टली कहीं हिंदी पूछी जाती है अलग से, तो वहां पर क्या है कि वो काम आएंगी। तो यहाँ आपके लिए अलग से हिंदी चलाई जाएगी, एक बार उसको रोका गया है और अलग से क्या है उसके बिंदु डालेंगे। और वो सिर्फ अपने जो डालेंगे वो डालेंगे अपने चतुश्रेणी कर्मचारी 2025 के लिए। और उसके साथ साथ जो अपना आज नया क्रम शुरू करने जा रहे हैं, वो क्रम शुरू करने जा रहे हैं अपने राजस्थान के इतिहास का। आज अपने आगाज कर चुके हैं, आज अपना पहला दिन रहेगा और अपने एक महीने के अंदर अंदर पूरे राजस्थान के इतिहास को पढ़ लेंगे। आगे 15-20 दिन और लगेंगे और उसके अंदर अपने क्या कर लेंगे कि पूरे के पूरे एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र भी देख लेंगे और अपने जो नए आने की जो आशंका है वो भी देख लेंगे। और सबसे पहले अपने सिलेबस की बात कर लें तो अपने राजस्थान के इतिहास के अंदर जो सिलेबस है अपने चतुर्श्रेणी कर्मचारी का, वो कुछ इस तरीके से है कि आपके सामने सबसे पहला बिंदु जो लिखा गया है वो लिखा गया है कौन सा, कि ऐतिहासिक घटनाएं। अब इस चीज के अंदर बहुत सारी गहरी बातें छिपी हुई है। और वो कौन कौन से बिंदु है जो इस बिंदु के अंदर आते हैं, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस शब्द के अंदर आते हैं। तो ऐतिहासिक घटनाओं के अंदर आपको सभी राजवंश पढ़ने पड़ेंगे। सभी राजवंश के अंदर उनकी स्थापत्य कला वगैरह जो आपके क्या है कला संस्कृति का बिंदु है, वो तो आप कला संस्कृति के माध्यम से पढ़ ही रहे हो, इसमें भी अपने चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर अपने सबसे ज्यादा जो बात करेंगे वो करेंगे घटनाओं पर। घटनाओं का मतलब किस कौन सा युद्ध किन के मध्य हुआ, किस युद्ध की वजह से क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, वो चीज देखेंगे। तो ये सारी की सारी घटनाएं देखेंगे अपने। और दूसरी राजवंश के साथ साथ में ऐतिहासिक घटनाओं के अंदर 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, प्रजामंडल देखा जाएगा इसके अंदर। और इसके माध्यम से अपने देखें तो इसके अंदर किसान आंदोलन आएगा और इसके अंदर जनजातीय आंदोलन आएंगे। एकीकरण भी इसमें रखा गया है। ठीक है। तो ये जो चीजें रहेंगी इसमें रहेंगी, और कोई छोटी मोटी और जो अपने ऐतिहासिक घटनाओं से जो रिलेट रहती है वो भी चीजें अपने देख लेंगे। और आज अपना जो पहला बिंदु रहेगा वो राजवंश से शुरू करने जा रहे हैं। और राजवंशों की बात कर लें तो अपने पढ़ेंगे राजपूत काल। कौन सा पढ़ेंगे? राजपूत काल पढ़ेंगे। थोड़ी सी अपने क्या है कि बैक साइड के अंदर ब्लैक फ्लैश के अंदर जाकर उनकी जानकारी ले लेंगे। और अपने बात करें तो सबसे पहला जो बिंदु रहेगा वो रहेगा अपने राजस्थान के इतिहास के अंदर, वो रहेगा गुर्जर प्रतिहार। कौन सा रहेगा? गुर्जर प्रतिहार रहेगा। कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार के ये योद्धा थे, किस क्षेत्र के अंदर रहते थे, वो सारी चीजें हम देख लेंगे। चलो अपने ज्यादा समय को जाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अपने एक चीज देख लेते हैं। एक सेकंड होल्ड रखिए। सर ये पीछे वाली स्लाइड पे ये यूज कर लें। हाँ जी, ठीक है जी। तो अपने सबसे पहले जो बिंदु रहेगा वो रहेगा आज का कौन सा, एक नंबर पर गुर्जर प्रतिहार। कौन सा रहेगा? गुर्जर प्रतिहार रहेगा।
हम्म, ठीक है जी। तो आज जो रहेगा अपना बिंदु, वो अपने गुर्जर प्रतिहार करेंगे। और गुर्जर प्रतिहार की बात कर लें तो राजस्थान के इतिहास के अंदर, राजवंश के अंदर जिसकी सबसे पहले चर्चा की जाती है वो अपना गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों से पहले थोड़ी सी राजपूत काल की बात कर लें तो अपने बात करें कि हर्षवर्धन के काल की, तो लगभग अपने बात करते हैं कि 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी के मध्य हर्षवर्धन का जो काल था, उसके बाद में राजपूत काल का क्या होता है, विधिवत उद्घाटन होता है और उस समय से राजपूत काल जो है वो शुरू होता है। राजपूत काल की बात कर लें तो राजपूत काल के अंदर राजपूतों ने अरब आक्रमणकारियों से, या मैं बोलूं कि जो अपने मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनकी, उनसे हमारे पूरे राजस्थान तो क्या पूरे भारतवर्ष की रक्षा की थी लगभग 200-250 साल तक। तो उनको रोके रखने का जो कार्य किया था वो किया था राजपूतों ने। राजपूतों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, किसके ये वंशज हैं, वो सारी बातें अपने डिटेल वाली क्लास के अंदर करेंगे। उनका इस ऐतिहासिक घटना से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। फिर भी अपने अलग अलग जब राजवंश करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा राजवंश किस का माना गया है, यानी कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा किस वंश के मानते हैं, और अपने अलग अलग कर्नल जेम्स टोड कौन सा मानते हैं, अलग अलग चीजें देखेंगे। अब अपने बात कर लेते हैं गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहारों की बात कर लें तो थोड़ा सा अपने देखते हैं कि एक अग्निकुंड का सिद्धांत आता है, और उस अग्निकुंड के सिद्धांत की बात मैं कर लूं तो उस अग्निकुंड के सिद्धांत के अंदर कहते हैं कि गुरु शिखर की बात कर लें। ये पड़ती है सिरोही के अंदर। और आबू पर्वत की बात कर लें तो ये भी पड़ता है सिरोही के अंदर। आबू पर्वत पर कुछ विशिष्ट प्रकार के ऋषि रहते थे, यानी कि गुरु विशिष्ट हो गए, अलग अलग उनके साथी भी रहते थे। और वो कार्य करते थे क्या, वो कार्य करते थे प्रतिदिन क्या है, हवन का कार्य करते थे, यानी कि वो अपनी साधना में रहते थे और उनकी साधना को भंग करने के लिए उपद्रवी आते थे। उपद्रवी जैसे राक्षस श्रेणी के उपद्रवी थे, वो आते थे। तो वो जो अपने ऋषि मुनि थे वो उन सब से क्या आ चुके थे, तंग आ चुके थे। तो सभी ऋषि मुनि की क्या हुई, वहां पे मीटिंग हुई, और मीटिंग होने के बाद में अपने बात करें तो क्या हुआ कि 4 योद्धाओं का जन्म होता है। 4 योद्धाओं का जन्म होता है अग्निकुंड से। जब हवन किया गया तो उस अग्निकुंड से 4 योद्धाओं का जन्म हुआ। कितने योद्धाओं का, 4 योद्धाओं का जन्म हुआ, जिनमें सबसे पहले आया कौन, प्रतिहार। 2 नंबर पर परमार, 3 नंबर पर चालुक्य, 4 नंबर पर चौहान। ठीक है। अब बात करें कि इन 4 योद्धाओं का जन्म हुआ, और जिनमें सबसे शक्तिशाली जो योद्धा थे वो थे चौहान। तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि सबसे शक्तिशाली अग्निकुंड के अनुसार कौन थे, तो चौहान थे सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा बलवान। ठीक है, तो वो कौन थे, चौहान थे। चौहानों की बात कर लूं तो चौहान भी पढ़ेंगे अपने। और आज जो अपने चर्चा रहेगी वो किन पर रहेगी, प्रतिहारों पे। आपसे पूछ सकता है अग्निकुंड सिद्धांत से उत्पन्न हुए 4 योद्धाओं का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले प्रतिहार, फिर परमार, फिर चौहान, अपने चालुक्य, फिर चौहान। ठीक है, तो 1 नंबर पर प्रतिहार। देखिए पी वाले शब्द से 2 है, सी यानी कि च वाले शब्द से भी कितने हैं, 2 है। तो याद रखना, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, बस 4। सबसे शक्तिशाली चौहान। ठीक है, और आज जो अपने चर्चा करेंगे वो करेंगे गुर्जर प्रतिहारों की बात करेंगे। ठीक है जी। अब अपने बात करते हैं आगे, और अब अपने शुरुआत करते हैं। देखिए कि प्रतिहारों की बात कर लूं तो प्रतिहार जो थे वो, इनका जो क्षेत्र था, आज अपने बात कर लेते हैं कि ये राजस्थान का जो क्षेत्र है, इधर अपने कौन सा आ गया, गुजरात वाला क्षेत्र है। कौन सा है, गुजरात वाला क्षेत्र है। और इसकी बात करें तो आज से हजारों वर्ष पहले जो ये वाला क्षेत्र था,
और पूरा ये गुजरात वाला यहां से लेकर ये वाला जो क्षेत्र था, ये क्या कहलाता था? ये कहलाता था मरु प्रदेश। क्या कहलाता था? मरु प्रदेश। और इसी मरु प्रदेश का एक अंश था, छोटे वाला भाग, जिसे कहते थे गुजरात्रा प्रदेश। क्या बोलते थे? से क्या बोला जाता था? गुजरात्रा प्रदेश बोला जाता था। और उस गुजरात्रा प्रदेश के अंदर एक विशेष प्रकार की जाति निवास करती थी, और उस जाति को बोला गया गुर्जर। क्या बोला गया? गुर्जर। तथ्य ये भी है कि ये जो जाति है ये गुर्ग का इस्तेमाल करती थी। गुर्ग का इस्तेमाल करती थी। गुर्ग का मतलब क्या होता है? गुर्ज का मतलब क्या होता है? गुर्ज का इस्तेमाल करती थी। गुर्ज का मतलब होता है लकड़ी। गुर्ज का मतलब होता है लकड़ी, या फिर लाठी भी बोल सकते हो आप, लाठी। क्योंकि ये गाय चराने का कार्य करते थे, और उन गायों की रक्षा के लिए जब वो हथियार प्रयोग करते थे तो वो हथियार था कौन सा? लाठी थी, और उसे बोलते थे गुर्ज। और इसी कारण गुजरात्रा प्रदेश में बसे, उस प्रकार से इनको गुर्जर कहा गया। गुर्ज का इस्तेमाल करते थे, उसी प्रकार इनको गुर्जर कहा गया। प्रतिहार क्यों कहा गया जी? प्रतिहार शब्द का मतलब होता है द्वारपाल। प्रतिहार शब्द का मतलब क्या होता है? द्वारपाल, या अपने बात कर लें कि द्वार रक्षक। क्या बोल सकते हो आप? द्वार रक्षक, द्वारपाल या द्वार रक्षक। किसी राजा या महाराजा के दरबार में आपने देखे होंगे, पुरानी फिल्मों के अंदर देखे होंगे कि मेन गेट के ऊपर दोनों तरफ क्या है? दो दरबारी खड़े रहते हैं, एक बड़ा सा खुंडा सा लेकर खड़े रहते हैं ना, तो उनको द्वारपाल बोलते हैं, यानी कि द्वार का पाल, है ना। तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है? द्वारपाल। इनको द्वारपाल क्यों बोला गया? प्रतिहार क्यों बोला गया? गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं, और ये अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी कहते हैं कि ये जो गुर्जर प्रतिहार थे, ये कहते हैं कि हमें प्रतिहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लक्ष्मण के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? लक्ष्मण के वंशज हैं। जिस प्रकार मां सीता की रक्षा करते थे जंगल के अंदर, कौन? लक्ष्मण। राम के भाई थे लक्ष्मण, राम के भाई लक्ष्मण थे, जो द्वार पे खड़े रहते थे। जब राम शिकार के लिए जंगलों में निकलते थे, या मैं बोलूं जंगलों के अंदर जब शिकार के लिए राम निकलते थे, तो द्वार रक्षक का कार्य कौन करता था? वो करता था लक्ष्मण करता था। तो लक्ष्मण करता था, तो उसके जो प्रति अपने सेवक कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे क्या? प्रतिहार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? द्वारपाल कहलाएंगे। और उसी द्वारपाल या प्रतिहार का जो अर्थ रहता है वो क्या रहता है? प्रतिहार रहता है। इसी कारण इनको क्या कहा गया? गुर्जर प्रतिहार कहा गया। आगे बात समझ में? गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा गया, है ना। अब इनके समयकाल की बात कर लेंगे आगे, धीरे धीरे सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। और अब अपने पीपीटी शुरू करेंगे। पीपीटी तो इसलिए लगाई गई है क्योंकि मैं आपको डिटेल से कराऊं तो लगभग 8 या 9 दिन लगेंगे गुर्जर प्रतिहार कराने में, जब आपको एक लेवल पे ले जाकर कराऊंगा तो। लेकिन अभी क्या है, अपने चतुश्रेणी कर्मचारी की भर्ती जो है उसको उसके मद्देनजर रखते हुए अपने क्या है ये करेंगे, पूरा का पूरा इतिहास करेंगे, और कम से कम समय के अंदर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए, हम आपके साथ हैं। तो देख लीजिए, आपके सामने पहला प्रश्न आ सकता है कि प्रतिहार शब्द का अर्थ बताइए, तो आप कह देना द्वार। अगर द्वार ऑप्शन में न मिले तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? आप कहोगे क्या? द्वार रक्षक, द्वारपाल या द्वार रक्षक। आगे बात समझ में? उसके बाद में प्रतिहार स्वयं को मानते थे। प्रतिहार स्वयं को मानते थे। मैंने बताया कि हम तो लक्ष्मण के वंशज हैं। प्रतिहार क्या कहते हैं? हम तो लक्ष्मण के वंशज हैं। तो आप कहना कि सर स्वयं को क्या मानते थे? वो लक्ष्मण का वंशज मानते थे। और लक्ष्मण और राम किस वंश से थे? सूर्यवंशी थे, इसी कारण वो सूर्यवंशी मानते थे। अब दो चीजें आएंगी। अगर वो आपसे पूछे कि मंडोर के प्रतिहार स्वयं को मानते थे, लक्ष्मण का वंशज, आगे कराऊंगा जब आपको मंडोर कराऊंगा, तो मंडोर के प्रतिहार मानते थे लक्ष्मण का वंशज। अगर आपको वो स्पेशल पूछे कि भीनमाल के प्रतिहार स्वयं को मानते थे, तो आप याद रखना एक उनका राजा हुआ था जिसका नाम था नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट प्रथम का जो उपनाम मिलता है हमें
मिहिर भोज के लेखों के अंदर वो क्या मिलता है हमारे सामने, वो मिलता है राम का प्रतिहार मिलता है। नागभट्ट प्रथम को बोला गया राम का प्रतिहार बोला गया है। तो याद रखना भीनमाल के जो प्रतिहार है वो राम को, भगवान श्री रामचंद्र के क्या मानते थे, खुद को वंशज मानते थे। सीधा सीधा पूछे कि प्रतिहार किसके वंशज थे, तो याद रखना लक्ष्मण के। मंडोर वाले प्रतिहार लक्ष्मण के। आपको पूछ ले बीनमाल वाले, तो रामचंद्र जी भगवान के, या फिर वहां ऑप्शन आएगा सूर्यवंशी। क्या आएगा? सूर्यवंशी। ठीक है, तो ये दो आपके सामने प्रश्न आपके क्लियर हो गए। अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं, रिवीजन इनको कर लेंगे, बने रहिए क्लास में। अब एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है डॉक्टर आरसी मजूमदार। क्या नाम है? डॉक्टर आरसी मजूमदार। पूरे इतिहास के अंदर अगर किन्हीं 3-4 राइटर्स का नाम आएगा तो वो कौन से हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ठीक है, और अपने गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर आरसी मजूमदार, कर्नल जेम्स टोड। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण है अपने भारत राजस्थान के इतिहास को लेकर। आरसी मजूमदार क्या कहते हैं? आरसी मजूमदार कहते हैं कि समय काल के बारे में चर्चा करते हैं। किसी ने पूछा कि मजूमदार जी आप बड़े इतिहासकार हो, आप क्या बताइयो, क्या बताओ कि आप ऐसे बताओ कि गुज्जर प्रतिहारों का काल बताओ हमें। तो उन्होंने क्या क्या बड़ी बात है, हम बता देते हैं। तो गुज्जर प्रतिहारों का जो समय काल बताया था किसने? आरसी मजूमदार ने। तो याद रखना 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी। क्या बताया? 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी। सीधा सीधा पूछे गुज्जर प्रतिहारों का समय काल 6 से 12 ही करना है अपने को। क्या करना है? गुज्जर प्रतिहारों का समय काल 6 से 12, यानी कि 12वीं शताब्दी के अंदर लगभग जाके गुज्जर प्रतिहार वंश खत्म हो गया था। ठीक है, अपने चंदेल शासकों का राज आ चुका था, गौरीशंकर अपने मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारी आ चुके थे, है ना, गजनवी जैसे आक्रमणकारी यहाँ आ चुके थे। तो इनका जो प्रभाव खत्म हो गया था, 12वीं शताब्दी के अंत तक प्रभाव खत्म हो गया था। और अपने बात कर लें कि आरसी मजूमदार के अनुसार समय काल की, तो डॉक्टर आरसी मजूमदार के अनुसार 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया। इसका मतलब अपने आरसी मजूमदार कहते हैं कि इनका समय काल 6 से 12। तो 6 से 12, तो याद रखना गुर्जर प्रतिहार थे जिन्होंने 6 से 12 तक अरब आक्रमणकारियों को रोके रखा था। ठीक है, पहले दूसरा प्रश्न ये बन गया। तो समय काल क्लियर। अब देख लीजिए, अब वो पूछेगा कि प्रभावशाली कार्य काल, प्रभावशाली काल, प्रभावशाली कार्य, प्रभावशाली काल, प्रभावशाली कार्य कैसे? देखिए, अब जैसे आपने अपना ये स्टूडियो जो है, ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से आपको ये चीजें लाइव मिल रही है, एक छोटा सा शहर है, और छोटा सा शहर है, वहीं से मिल रही है। और ये चीजें आपको आगे जाकर बताएंगे, सस्पेंस है। और देखते हैं अभी कि जैसे इस शहर के अंदर कोई बसा आकर, कोई भी व्यक्ति यहां पर आके बसा, और सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले अन्न, जल, अग्नि, इन 3 का क्या करेगा? व्यवस्था करेगा कि सबसे पहले अन्न चाहिए, जल चाहिए और अग्नि चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अलग से चीजें उसको चाहिए। जैसे अपना नया कोई घर बनाते हैं, नया घर बनाते हैं तो नए जगह बसते हैं जाकर, तो सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं, फिर वो धीरे धीरे वहां पर क्या है कि कमाई के साधन आते हैं हमारे सामने, और उन कमाई के साधनों से क्या है, अलग सी चीजें अपने समाज के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, और पूरे गांव के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे अंचल के लिए क्या करते हैं, वो सारी चीजें बनवाते हैं। जैसे कोई मंदिर बनवा दिया, कोई गौशाला बनवा दी, है ना, अलग अलग चीज, डिफरेंट चीजें, यानी कि एक्स्ट्रा जो इनकम है उससे करते हैं ना। तो देखिए कि प्रभावशाली काल कैसे रहा, क्योंकि ये जो काल है 8वीं से 10वीं शताब्दी, ये गुज्जर प्रतिहार काल का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये गुज्जर प्रतिहार काल का स्वर्ण काल कहलाता है। स्वर्ण काल कौन सा है? स्वर्ण काल कहलाता है। ये गुज्जर प्रतिहार काल का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। और 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य उत्तर भारत में कौन सा वंश प्रभावशाली था? तो याद रखना गुर्जर प्रतिहार वंश कौन सा था? गुर्जर ज्यादा प्रभावशाली, स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि इस काल में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। गुर्जर प्रतिहार काल की स्थापत्य कला का काल कहलाता है ये।
क्या कहलाता है? स्थापत्य कला का काल कहलाता है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा मंदिर बनाए गए। इनके जो मंदिर थे विष्णु और सूर्य को समर्पित थे। मेरे एक एक वर्ड पे आप ध्यान देना भाई, एक एक वर्ड पे। इनके जो जितने भी मंदिर थे या तो सूर्य को ज्यादातर, या फिर ज्यादातर किसको समर्पित थे? विष्णु को समर्पित थे। ठीक है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मंदिर किस काल में बनवाए इन्होंने? 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य। और ये जो काल कहलाया गुर्जर प्रतिहार वंश का काल कहलाया। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल था। और इनके मंदिर निर्माण की शैली, स्थापत्य कला की जो शैली थी वो कहलाई गुर्जर प्रतिहार शैली कहलाई। और इसी शैली को अन्य नाम दिया गया महामारू शैली। आगे पढ़ेंगे, दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी की बात कर ले तो इनकी जो कुल देवी थी वो थी चामुंडा माता। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों की जो कुल देवी है वो कौन सी है? चामुंडा माता है। ठीक है। बीनमाल को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? आपको मैं बता दूं, आगे बात करेंगे कि मंडोर के प्रतिहार पढ़ेंगे अपने, भीनमाल के प्रतिहार पढ़ेंगे अपने। ठीक है। कन्नो अपने उज्जैन के अंदर पढ़ेंगे प्रतिहारों को, कन्नौज के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। और बड़ोच वाले भी थोड़े बहुत देख लेंगे। ठीक है, अलग अलग जगह थे। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो रहे वो रहे थे बीनमाल और मंडोर वाले। कौन से रहे? बीनमाल और मंडोर वाले रहे थे। कौन से रहे थे? बीनमाल और मंडोर वाले। दो महत्वपूर्ण शाखाएं थी जो राजस्थान की अपने एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मंडोर और बीनमाल वाले। देखिए, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता। बीनमाल, जिसे अपने मोटा मोटी भाषा के अंदर क्या कह सकते हो आप? जालोर भी बोल सकते हो। मोटामोटी क्या बोल सकते हो? जालोर। बीनमाल को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना, बीनमाल को प्राचीन काल में श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, चीनी यात्री वेनसांग ने यात्रा वृतांत सीयूकी में गुर्जर प्रदेश को किस नाम से पुकारा है, या गुर्जर प्रतिहारों को किस नाम से बताया है? गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा इसने, और गुर्जरों को क्या कहा? गुर्जरों की राजधानी को क्या कहा? देखिए, अब अपने बात करते हैं। देखिए, चीनी यात्री वेनसांग की एक रचना है जिसका नाम है सीयूकी। क्या नाम है? सीयूकी। और इस सीयूकी के अंदर गुर्जर जो है, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं कि गुर्जर प्रदेश को क्या नाम दिया इन्होंने? कुचेलो नाम दिया। क्या नाम दिया? कुचेलो नाम दिया गया गुजरात्रा प्रदेश। इसे आप गुजराता भी बोल सकते हो। गुजरों का जो क्षेत्र था गुजरात्रा प्रदेश कहलाया। और इस गुजरात्रा प्रदेश को कुचेलो नाम दिया गया। और इस कुचेलो प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी पीलोमिलो। क्या नाम था? पीलोमोलो भी आ सकता है, पीलोमिलो भी आ सकता है। तो याद रखना, ऐसे ही आ सकता है, कुचेलो की राजधानी पीलोमोलो। पीलोमोलो किसकी राजधानी थी? कुचेलो की। तो आगे बात समझ में, या मैं बोल दूं कुचेलो किसके लिए पुकारा गया? गुजरात्रा के लिए। या कई बार लिखा आता है बीनमाल के लिए। कुचेलो की राजधानी पीलोमोलो किसको कहा गया? बीनमाल को। किसको कहा गया? बीनमाल को कहा गया। बीनमाल के प्रतिहार पढ़ेंगे। ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं। और आगे जो रहेगी अपना वो रहेगा, अरबी यात्रियों ने गुर्जरों को क्या कहा? ठीक है। तो याद रखना, अरबी यात्रियों ने गुर्जरों को क्या कहा था? वो कहा था जुर्ज। क्या नाम दिया उन्होंने? जुर्ज नाम दिया था। ठीक है। तो याद रखना, अल मसूदी की बात कर लें तो अल मसूदी भी अरबी यात्री था। अल मसूदी ने गुर्जरों को अल गुज्र कहा था। अल मसूदी ने गुर्जरों को क्या कहा था? अल गुज्र कहा था। लेकिन अल मसूदी ने प्रतिहारों को तो क्या कहा? अल गुज्र। लेकिन प्रतिहार राजा को क्या कहा इसने? बोरा। दो चीजें। अल मसूदी ने प्रतिहार राजा को क्या कहा? बोरा। अल मसूदी ने प्रतिहारों को क्या कहा? अल गुज्र।
अलमसूदी ने प्रतिहारों को क्या कहा? अलगुजर कहा। आगे बढ़े, चलो चलते हैं। अलमसूदी ने प्रतिहार राजा को क्या पुकारा? गोरा पुकारा, लिखा हुआ है। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के कौन से अभिलेख में मिलता है? देख लीजिए। अब अपने बात कर ले इनके उल्लेख से संबंधित, तो देखिए ज्यादा डिटेल में आपको नहीं करवा रहा हूं, वैसे तो ज्यादा डिटेल ही है। ज्यादा डिटेल का मतलब कि ऐसी क्लासेस जो 8 या 9 क्लासेस बने, अपने जो टारगेट रहेगा पर डे एक आपको राजवंश मैं दूं, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लग सकते हैं एक राजवंश के अंदर, कोई बड़ा राजवंश और आ जाए तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि आपके सामने ज्यादा चीजें प्रोवाइड करवाई जाए और जिसने कर रखी है उसका रिवीजन हो जाए भाई। देख लीजिए, अब अपने बात कर लेते हैं कि अभिलेखीय जानकारियां कहां कहां से मिलती है। सबसे पहले आपको पता है कि एक चालुक्य नरेश थे जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, बादामी के राजा थे, गुजरात के सटा हुआ क्षेत्र, ठीक है। बादामी के राजा थे जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख। कौन सा है? ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख। तो याद रखना कि गुर्जर प्रतिहारों की बात कर लूं तो याद रखना गुर्जर जाति का सबसे पहले अगर कहीं उल्लेख मिलता है, किसका? गुर्जर जाति का सबसे पहले अगर कहीं उल्लेख मिलता है तो वो कहां मिलता है भाई? कहां मिलता है? ऐहोल अभिलेख में मिलता है। किस में मिलता है? ऐहोल अभिलेख के अंदर मिलता है। ये एक एक चीज याद रखने वाली बात है। गुर्जर जाति का पूछे कि गुर्जर जाति का सबसे पहले जो उल्लेख मिला है वो कहाँ मिला है? ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, बादामी का चालुक्य राजा था, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अब अभिलेखीय जानकारियां और कौन सी है? मुहूर्त नैणसी की बात कर लूं तो मुहूर्त नैणसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की 2 प्रमुख शाखाएं थी। कितनी थी? 2 प्रमुख शाखाएं थी। मुहूर्त नैणसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं हैं भाई? 2 है, तो याद रखना ये, ठीक है। गुर्जर प्रतिहारों की 2 शाखाएं हैं भाई, एक तो मंडोर और एक भीनमाल। अब वो आपसे क्या पूछेगा कि मुहूर्त नैणसी के अनुसार, मुहूर्त नैणसी के अनुसार प्रतिहारों की शाखाएं, तो याद रखना गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई हैं इन्होंने। कितनी बताई है भाई? 26। इंपॉर्टेंट है, लिख लो। गुर्जर प्रतिहारों के मुहूर्त नैणसी ने कितनी शाखाएं बताई है भाई? 26 शाखाएं बताई है। कितनी बताई है? जिनमें से 2 प्रमुख है, वो कौन सी है? मंडोर और भीनमाल। कौन सी है? मंडोर और भीनमाल। आगे बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है? ये भी कई बार प्रश्न आया हुआ है। सबसे प्राचीन शाखा, तो याद रखना कौन सी है? मंडोर शाखा है। कौन सी है? मंडोर शाखा है। बढ़ते हैं आगे भाई, आगे बढ़ेंगे इनको। मंडोर शाखा का संस्थापक इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेगा। यहां से प्रश्न कैसे बनेगा भाई? वो प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था, तो रजिल करना है आपको। मैं पढ़ाऊंगा कि मंडोर वंश का संस्थापक, मंडोर से 2 चीजें निकलेंगी। मंडोर वंशावली या मंडोर वंश, या मैं बोलूं मंडोर के प्रतिहारों का संस्थापक कौन था। मंडोर शाखा लिखा आ जाए ना तो आपको क्या करना है? रजिल ही करना है। अगर आपको पूछे कि मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था, तो याद रखना मंडोर वंशावली जो चलाई थी वो चलाई थी हरिश्चंद्र ने। बात करेंगे इसकी अपने जब मंडोर पढ़ेंगे आगे, ठीक है। हरिश्चंद्र ने चलाई थी। हरिश्चंद्र को मूल पुरुष कहा जाता है गुजरों का, ठीक है। आदि पुरुष कहा जाता है गुजरों का। क्या कहा जाता है? आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है, ठीक है। भीनमाल शाखा का संस्थापक नाग भट्ट प्रथम। 2 3 चीजें होगी ना, वंशावली हरिश्चंद्र।
शाखा मंडोर वाली रजिल। ठीक है, बीनमाल शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। बीनमाल शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। ठीक है जी। 12 नंबर, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक। आगे बात वही, कौन थे? कौन थे गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक? कौन था? हरिश्चंद्र। सीधा सीधा पूछे, प्रतिहारों का मूल पुरुष, प्रतिहार वंश का संस्थापक, प्रतिहारों का आदि पुरुष, मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली किसने चलाई? मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष, मंडोर की प्रतिहार वंश का संस्थापक। तो एक ही उत्तर होगा भाई, कौन सा? हरिश्चंद्र। एक अलग से आए शाखा लिखा तो आप क्या करोगे? मंडोर शाखा इज इक्वल टू रजिल। क्या करोगे? रजिल। 4 पुत्र थे हरिश्चंद्र के, 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय थी, एक ब्राह्मण थी। क्षत्रिय पत्नी के 4 पुत्र थे। ठीक है, वो अपनी बात कर लेंगे। ठीक है जी। अब प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र था। ठीक है जी। अब अपने आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले श्री गणेश करने जा रहे हैं किसका? मंडोर की शाखा का। मंडोर की शाखा की थोड़ी सी बात कर ले तो इस शाखा की बात कर लें तो मंडोर के प्रतिहार वंश, प्रतिहार पूरे प्रतिहारों की बात कर रहा हूं, पर चाहे कोई भी शाखा का है, प्रतिहार वंश या मैं बोलूं मंडोर वंश, प्रतिहारों का संस्थापक। तो जहन में बिठा लेना भाई, हरिश्चंद्र। क्या करोगे? हरिश्चंद्र उत्तर करोगे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अब अपने। हाँ जी, अब अपने शुरू करने जा रहे हैं आज का जो पहला बिंदु है और आज की जो गुर्जर प्रतिहारों की पहली शाखा है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और वो जो शाखा रहेगी वो रहेगी कौन सी? मंडोर वाली शाखा। तो याद रखना, मंडोर के प्रतिहार। ठीक है जी। कौन से करेंगे? अपने मंडोर के प्रतिहार करेंगे। मंडोर प्रतिहार। ठीक है, मंडोर के प्रतिहारों की बात कर लें तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? उनके संस्थापक की। कोई भी राजवंश जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका मूल पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक, उसकी बात करते हैं। तो मंडोर वंशावली जो चलाई थी, मंडोर में राजवंश की जो नींव डाली थी प्रतिहारों की, वो उसका नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? हरिश्चंद्र था। तो हरिश्चंद्र के बारे में बातें कर लेते हैं। हरिश्चंद्र के बारे में जितनी भी जानकारी अपने डिटेल क्लास के अंदर देखेंगे कि हरिश्चंद्र के बारे में जो जितनी भी जानकारियां हैं वो बाउक प्रशस्ति से मिलती है, गटियाला शिलालेख से मिलती है। बाउक प्रशस्ति जो है वो बाउक के समय की है, जैसे जोधपुर प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। और गटियाला शिलालेख ककुक के समय का है, इसी मंडोर शाखा के अंदर आएगा ककुक, हरिश्चंद्र की वंशावली के अंदर, कि ककुक एक राजा था जिसके समय गटियाला शिलालेख 861 के अंदर स्थापित किया गया था। गटियाला शिलालेख 2 जगह लगाया गया है, एक माता की साड़ में लगाया गया है, एक गटियाली गांव के अंदर लगाया गया है। उसके अंदर क्या बताया गया है? ककुक को न्यायप्रिय बताया गया है। एक के अंदर बताया गया है कि उसने महाजनों को बसाया था। अलग अलग एक्सेट्रा चीजें पढ़ेंगे अपने। और उससे पहले बात कर लेते हैं हरिश्चंद्र की। प्रतिहार वंश की वंशावली का प्रारंभ हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। वो जिसने प्रतिहारों की वंशावली चलाई उस व्यक्ति का नाम है क्या? हरिश्चंद्र। दूसरी बात, रानी तारा देवी। अब बात कर ले, मैंने बताया था कि हरिश्चंद्र के 2 पत्नियां पढ़ेंगे अपने। एक पत्नी है ब्राह्मण और एक पत्नी है कौन सी? क्षत्रिय। एक पत्नी ब्राह्मण जिसके सिर्फ एक ही पुत्र था, एक पत्नी ब्राह्मण जिसके कितने पुत्र थे? सिर्फ एक ही पुत्र था और उस पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, क्या नाम था? राहुल। ठीक है जी, राहुल नाम था उसका। ठीक है जी, उसका नाम राहुल था। ठीक है, और एक पत्नी थी भद्रा, जिसे हम भद्रा देवी के नाम से जानते हैं, वो थी क्षत्रिय। क्या नाम था उसका?
जिसका नाम था क्षत्रिय थी और उसका नाम था बद्रा। बद्रा के पुत्र कितने थे? बद्रा के पुत्र थे 4। कितने थे? 4 थे। और उन 4 पुत्रों के अंदर सबसे बड़े वाला था, उसका नाम था भोगभट्ट। 2 नंबर पर कक, फिर 3 नंबर पर आएगा कौन सा? रजिल। और 4 नंबर पर आएगा कौन सा? तय। कक सबसे पहले आएगा भोगभट्ट, कक, रजिल और धय। क्या नाम था? भोगभट्ट, कक, रजिल और धय। ये 4 पुत्र थे और इन 4 पुत्रों का जो जन्म हुआ वो क्षत्रिय रानी से हुआ था। किससे हुआ था? क्षत्रिय रानी से हुआ था। और ब्राह्मण जो रानी थी जिसका नाम क्या था? तारा देवी। तारा देवी के एक संतान हुई थी जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। राहुल जो है वो आगे कोई राजा नहीं बनता। तारा देवी का इतिहास यहीं तक मिलता है। और अपने क्या है, विवादास्पद चीजें कई बार पढ़ लेते हैं। और एक बार प्रश्न आया था कि मंडोर के प्रतिहार थे क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण, इन दोनों में पूछा उसने। और किसी को क्या रहेगी? ब्राह्मण पत्नी याद रहेगी। और उस व्यक्ति ने क्या कर दिया? ब्राह्मण। तो उत्तर गलत हो गया। तो आपको एक चीज तो जहन में बिठा लेनी है। क्या बिठा लेना है? जहन में ये बिठा लेना है कि मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय थे। मंडोर के प्रतिहार क्या थे? क्षत्रिय थे। ठीक है, मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय थे। क्योंकि रानी भद्रा देवी के 4 पुत्र थे। उन्होंने क्या किया? भोगभट्ट, कक, रजिल और धय। ठीक है, इन चारों ने क्या किया? मंडोर को उपद्रवियों से मुक्त करवाया। मंडोर को इन्होंने जीता और उसकी प्राचीर का निर्माण करवाया। और मंडोर को सर्वप्रथम राजधानी जो बनाया वो तीसरा पराक्रमी पुत्र था, जो कि सबसे ज्यादा बलशाली था, सबसे ज्यादा निपुण था हर एक विद्या के अंदर। और उसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया किसने? हरिश्चंद्र ने। और हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र भद्रा देवी की कोख से जिसने जन्म लिया, और उस व्यक्ति का नाम था रजिल। और रजिल ने क्या किया? राजधानी बनाया। और राजधानी किसको बनाया? मंडोर को बनाया। इसी कारण कहा जाता है मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था? जिसका नाम है रजिल। लेकिन मंडोर वंशावली किसने चलाई? वो था हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र को मूल पुरुष कहा जाता है, प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है, मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो ये था आपका मंडोर का हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र के बारे में 2-4 बातें और देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे बनते हैं। इसके उपनाम से प्रश्न बनते हैं। इसे प्रतिहारों का गुरु कहा जाता है। गुरु का मतलब बड़ा। गुरु का मतलब क्या होता है? बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा, सबसे पहले आया वो सबसे बड़ा उम्र में। तो इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? प्रतिहारों का गुरु कहा जाता है। रोहिल्दी यानी कि युद्ध में डटा रहने वाला, रोहिल्दी कहा जाता है। और इसे गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष कहा जाता है इसे। ठीक है ना? आगे बात समझ में बढ़े आगे। तो ये था आपका हरिश्चंद्र। ठीक है जी। उसके बाद में आता है रजिल। कहते हैं कि रजिल और अपने भाइयों के साथ मिलकर रजिल ने मंडोर को जीत लिया था। और मंडोर को जब इसने जीता तो उस समय जो राजधानी बनाया, मंडोर को जीता, वो समय काल था 560 ईस्वी का। कौन सा था? 560 ईस्वी। 560 ईस्वी के अंदर क्या किया इसने? मंडोर को जीता। और मंडोर को जीतकर क्या बना लिया इसने? राजधानी बना लिया। और प्रतिहार राजवंश की स्थापना करते हुए अपने राज्य की राजधानी मंडोर यानी कि जोधपुर शहर को बनाकर मंडोर में सबसे पहले राजसूय यज्ञ करवाता है। क्या कहलाता है? राजसूय यज्ञ। अब इसने क्या करवाया? मंडोर को राजधानी बनाया, मंडोर को जीता अपने भाइयों सहित, और सबसे पराक्रमी था, इसी कारण राजा बनाइए। और राजा बनते ही इसने क्या किया? इसने क्या किया कि एक राजधानी बनानी मंडोर को, और मंडोर को राजधानी बनाई। लोगों ने कहा कि कुछ तो कर, पार्टी कर। पार्टी तो बाकी है, लोग तो अब छोटे मोटे खानिए पीनिए तो मांगेंगे ना। क्या मांगेंगे? छांटा मांगेंगे ना। तो छांटा मांगने आया, ये कहना ना छांटा नहीं चलेगा इधर,
तो क्या करोगे साहब? इसने कहा यज्ञ करवाएंगे। क्या करवाएंगे? यज्ञ करवाएंगे। और यज्ञ भी कौन सा करवाएंगे? अपने राजसूय यज्ञ करवाएंगे। तो इसने सबसे पहले क्या करवाया मंडोर के अंदर? राजसूय यज्ञ करवाया। क्यों कराया इसने? क्योंकि इसने क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी, प्रतिहार वंश की राजधानी बना दिया। और इसने क्या चला दी? रजिल ने क्या चला दी? मंडोर के प्रतिहारों की क्या चला दी थी इसने चला दी भाई शाखा चला दी। रजिल ने रोहिस्कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कि रजिल ने महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बात समझ में देखिए। और क्या फैक्ट है? रजिल का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था नरहरि। रजिल का एक दरबारी कवि था जिसका नाम क्या था? नरहरि था। और नरहरि ने रजिल को, ब्राह्मण था ये नरहरि, ठीक है, और नरहरि ने ब्राह्मण था ये, और नरहरि ने रजिल को राजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? रजिल को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। थोड़ी सी तभी डाउन होगी। अब देखिए, हमने दो पढ़े, हरिश्चंद्र और रजिल, दोनों के फैक्ट क्या याद रखने? प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र, मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र। रोहिल्दी कहा जाता है, मूल पुरुष कहा जाता है, गुरु कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है हरिश्चंद्र। मंडोर की वंशावली किसने चलाई? मंडोर की वंशावली किसने चलाई? हरिश्चंद्र ने। मंडोर के प्रतिहारों का वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र। लेकिन मंडोर शाखा किसने चलाई? रजिल ने चलाई थी। मंडोर को जीता किसने? रजिल ने जीता। मंडोर को राजधानी किसने बनाया? रजिल ने बनाया। रजिल को राजा की उपाधि किसने दी थी? नरहरि ने। नरहरि कौन था? उसका दरबारी कवि था। ठीक है। महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रजिल ने करवाया। अच्छा, अब जब इसने राजधानी को जीता 560 में, तो साथियों ने कहा छोटी मोटी पार्टी हो जाए, लेकिन पार्टी की नहीं। इसने कहा अपने यज्ञ करवाएंगे, और उस यज्ञ को नाम दिया गया राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ करवाया, महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये दो कार्य याद रखने हैं। शाखा चलाई, बस इतना याद रखना है। उपाधि कौन सी दी थी? राजा की। राजा की उपाधि किसने दी? इंपॉर्टेंट है, नरहरि ने। नरहरि कौन था? ब्राह्मण कवि था इसके दरबार के अंदर। ठीक है, इतने फैक्ट याद रखने हैं। 3 नंबर पे जो पढ़ेंगे अपने वो पढ़ेंगे नरभट्ट। रजिल के बाद में नरभट्ट शासक बनता है। कौन बनता है? नरभट्ट। नरभट्ट ने क्या कार्य किया? नरभट्ट ने किया कार्य क्या? रोहिस्कूप नगर में, रोहिस्कूप नगर मतलब मंडोर, मंडोर में विष्णु मंदिर बनवाया था। ठीक है, कौन सा मंदिर बनवाया? विष्णु मंदिर। महामंडलेश्वर मंदिर किसने बनवाया? महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया किसने? महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया रजिल ने। लेकिन विष्णु मंदिर किसने बनवाया? नरभट्ट ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नरभट्ट ने बनवाया था। नरभट्ट ने एक उपाधि धारण कर रखी थी जिसका नाम था पिलपणी की उपाधि। कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी? पिलपणी। अब इस पिलपणी का मतलब क्या होता है? इस पिलपणी का मतलब क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता। इंपॉर्टेंट है। अब ये अर्थ भी पूछ सकता है और सीधा सीधा आ सकता है कि पिलपणी की उपाधि किसने धारण की? तो नरभट्ट ने की थी। किसने की थी? नरभट्ट। 3 नंबर पर शासक पढ़ते हैं। हैंसाम नाम का एक व्यक्ति आया था, इसने इसे पेलोपेली कहा था, यानी कि साहसिक व्यक्ति कहा था। क्या बोला था? विकट परिस्थितियों में साहस दिखाने वाला साहसिक व्यक्ति। इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे फैक्ट पूछ लेता है कई बार, है ना। तो 2-3 चीजें तो याद रखनी है। अब आप मंदिर वाले इसका फैक्ट याद मत रखो चाहे। कौन कह रहा है मत रखो चाहे? नहीं पूछेगा। आपको क्या याद रखना है? नरभट्ट। नरभट्ट की 2 उपाधियां, पिलपणी, एक तो पिलपणी याद रखनी है, और एक कौन सी थी जो इंसान की? पेलोपेली। कौन सी है? पेलोपेली। 2 चीजें है ना, पेलोपेली और आपका पिलपणी। अब पेलोपेली से एक और चीज याद आई मुझे, पिलोमोलो, भीनमाल। पिलोमोलो किसकी राजधानी? पिलोमोलो किसकी राजधानी? कुचेलो की राजधानी। किसकी राजधानी? कुचेलो। कुचेलो को कुचेलो का मतलब क्या था? कुचेलो का मतलब गुजरात प्रदेश। ये बात किसने कही? वैनसांग ने कही कि जो कुचेलो प्रदेश है उसकी राजधानी है पिलोमोलो। क्या है? पिलोमोलो। पिलोमोलो मतलब भीनमाल। लेकिन पेलोपेली की उपाधि किसकी थी? साहसिक व्यक्ति की उपाधि
किसने दी थी? वैनसंग ने ही दी थी। पहलो पहली किसको कहा था? नरभट्ट को कहा था। किसको कहा था? नरभट्ट को कहा था। नरभट्ट ने एक उपाधि दान करी, पिलपणी की उपाधि, जिसका मतलब क्या होता है? गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता। पिलपणी, पहलो पहली, ये दोनों उपाधियां नरभट्ट की। बस दो ही चीज याद रखनी है। चलो आगे। उसके बाद में आता है नागभट्ट। अब नागभट्ट प्रथम या नागभट्ट, ये मंडोर में भी पढ़ेंगे, भीनमाल में भी पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। सीधा लिखा है नागभट्ट ओनली, ना प्रथम लिखा है ना सेकंड लिखा है। तो आपको क्या करना है? मंडोर वाला। सीधा नागभट्ट लिखा है, मंडोर वाला। और ज्यादा वो आपको कंफ्यूज करेगा ही नहीं, क्योंकि विवादास्पद क्वेश्चन वो डालेगा ही नहीं, क्योंकि उसको इन कोर्ट के चक्रों में एग्जामिनर को पढ़ना ही नहीं है कि भर्ती पूरे 1 साल रुकी रही। वो आपका बुरा भी नहीं चाहता एग्जामिनर, ठीक है। तो देख लेते हैं कि नागभट्ट, ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि ये सर ये भीनमाल वाला है या मंडोर वाला, ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं नागभट्ट अकेला लिखा है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कौन सा है? मंडोर वाला। कौन सा है? मंडोर वाला। अब एक और फैक्ट है इसका, इसका एक अन्य नाम मिलता है हमें, नाहड़। ज्यादातर आपको नागभट्ट न देकर नाहड़ ही देगा। क्या देगा? नाहड़ जैसे लिखा आया तो आपको याद रखना है भीनमाल नहीं, मंडोर वाला नागभट्ट की बात हो रही है। मंडोर वाले नागभट्ट की बात हो रही है। मंडोर में नागभट्ट हुआ था, उसका अन्य नाम था नाहड़। क्या नाम था? नाहड़ था। बस इतना याद रह गया तो फैक्ट तो याद हुए ही पड़े हैं। आपको पता है कि राजधानी कौन सी थी इनकी? मंडोर थी। नाहड़ ने क्या किया? नाहड़ ने क्या किया? नाहड़ ने कुछ अलग ही कबाड़ा कर दिया। क्या कर दिया? कबाड़ा। इसने कहा मंडोर के अंदर मन नहीं लगता, कुछ ऐसे साइबेरिया वाली फीलिंग आनी चाहिए। उसने कहा कि कहाँ चले? साइबेरिया जाने से रे, उधर बर्फ पड़ती है ज्यादा, और नाहड़ कहने लगा ज्यादा सर्दी भी लग जाएगी। तो इसने कहा कोई तो स्थान चेंज करो, कहीं तो चले अपने। तो साथियों ने कहा ऐसे करो, अपने नजदीक में एक ही जगह है ढंकी, और वो कौन सी है? मेड़ता है। गाना नहीं, हमारा मेड़ती है सरदार, है ना। तो याद रखना कि नागभट्ट ने क्या कहा कि चलो वहीं चलते हैं, यानी कि नाहड़ ने कहा कि अपने मेड़ता चलते हैं। इसने क्या किया कि मेड़ता को जीता वहां जाकर, मेड़ता को जीतकर इसने क्या किया? राजधानी बना दी। अब प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि मंडोर को हटाकर मेड़ता को राजधानी बनाने वाला मंडोर का प्रतिहार शासक कौन सा था? नाहड़। कौन सा था? नाहड़ या फिर नागभट्ट। तो याद रखना। और दूसरा फैक्ट यहां पर आपके सामने ये लिखा हुआ है, मेड़ता का पुराना नाम क्या है? मेड़तंगपुर। मेड़ता का पुराना नाम क्या है? मेड़तंगपुर। क्या नाम है? मेड़तंगपुर। ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक अपने क्या पढ़ा कि इसने राजधानी बना दी। और नागभट्ट की रानी जज्जिका देवी से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था भोज और तात। इनकी बात कर लेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा? हरिश्चंद्र, रजिल। रजिल के बाद में क्या पढ़ा? हरिश्चंद्र पढ़ा, रजिल पढ़ा, और रजिल के बाद में कौन सा पढ़ा था अपने? रजिल के बाद में पढ़ा था अपने नरभट्ट, और नरभट्ट के बाद में कौन सा पढ़ा? नाहड़। 4 ही पढ़े हैं। हरिश्चंद्र के क्या फैक्ट याद रखने हैं? देखिए, मंडोर वाले क्षत्रिय थे। मंडोर वाले क्या थे? क्षत्रिय थे। ब्राह्मण प्रतिहार नहीं थे, ब्राह्मणों की औलाद नहीं थी, क्षत्रिय थे। मंडोर की बात कर ले तो मंडोर वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र, मंडोर वंश का संस्थापक, या मैं बोलूं प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र। अगर वो पूछ ले मूल पुरुष, आदि पुरुष, गुरु प्रतिहारों का, तो भी हरिश्चंद्र, ठीक है। और दूसरी बात कि इसके 2 पत्नियां थी। एक थी तारा देवी जो कि ब्राह्मण पत्नी थी, एक थी भद्रा देवी जो कि क्षत्रिय पत्नी थी। तारा देवी की कोख से राहुल ने जन्म लिया। अब इनका इतिहास खत्म, ब्राह्मण पत्नी का इतिहास खत्म। पूछेगा भी नहीं कोई, ना राहुल का नाम पूछेगा। आपको तो क्षत्रिय पत्नी याद रखनी है, भद्रा देवी। क्या नाम था? भद्रा देवी। भद्रा देवी के 4 पुत्र, भोग, बट, कक, रजिल और दय। 3 नंबर पे हुआ कौन सा? रजिल। कौन सा हुआ? रजिल। रजिल ने अपने भाइयों को उत्साहित किया कि अपने क्या करते हैं, मंडोर को जीतते हैं, और मंडोर को जीत के क्या करेंगे? अपने उसकी प्राचीर का निर्माण कराएंगे। प्राचीर का निर्माण कराने के बाद उसको अपने क्या करेंगे? राजधानी बनाएंगे। कोई भी चीज करने से पहले क्या है? व्यूह रचना बनवाते हैं, रूपरेखा तैयार की, और उन्होंने वो करके भी दिखाया कि मंडोर को जीतकर उसकी 4 द्वारी प्राचीर का निर्माण करवाया। और इसी कारण मंडोर को राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया था? वो था रजिल। किसका पुत्र? हरिश्चंद्र का। और
अपने मंडोर शाखा चलाने वाला भी व्यक्ति कौन सा था? रजिल था। रजिल को राजा की उपाधि किसने दी थी? रजिल को राजा की उपाधि किसने दी थी? और उसका दरबारी कवि था नरहरि। क्या नाम था? नरहरि, उसने दी थी। फिर हमने बात की कि रजिल के बाद में आया नरभट्ट। नरभट्ट की दो ही बात याद रखनी है, नरभट्ट ने पी वाली दो उपाधियां, पिलपणी की उपाधि, पेलोपेली की उपाधि। पिलपणी का मतलब क्या है? गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता। और पेलोपेली की उपाधि दान की साहसिक व्यक्ति। ठीक है, पेलोपेली की उपाधि किसने दी थी? वाइनसांग ने। और पेलोपेली कौन? नरभट्ट। लेकिन पिलोमोलो राजधानी कौन सी? जालोर, यानी कि भीनमाल किसकी? कुचेलो की। किसकी? कुचेलो की। कुचेलो का मतलब गुजरात प्रदेश। बस ये दो तीन तो चीजें याद रखनी है, ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। फिर उसके बाद नाहड़ पड़ा। नाहड़ का एक इफेक्ट याद रखना है, इसने क्या किया? मंडोर से राजधानी स्थानांतरित कर दी कहां? मेड़तकपुर, यानी कि मेड़ता। इसके जो पत्नी थी उसका नाम था जजिका देवी, और उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भोज, और एक था कौन सा? तात। कौन सा था? भोज। और एक था कौन सा? तात। देखिए, जो ये तात नामक जो इसका पुत्र हुआ था, ये बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति था। राम का नाम लेता, राम नाम जपता जा, गुरु के भजन गाता जा। बस इसने कहा कि मोह माया सब कुछ खत्म है, मुझे कोई भी राजपाट नहीं चाहिए, किसी प्रकार का धन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? राम का नाम चाहिए, तू भाई रख। यानी कि भोज को क्या कहा इसने? तू सारी संपत्ति रख, मैं तो क्या है, मंडव्य ऋषि के आश्रम, जो कि कहां पड़ता है? मंडोर में है, मैं वहां जाकर के तपस्या करूंगा, वहीं अपनी देह त्यागूंगा। और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। वहां आध्यात्मिक रूप से वहीं क्या हो गए? ये लीन हो चुके थे तात। और उन्होंने सारी जो धन दौलत, पूरा राज काज किसको दे दिया था? भोज को दे दिया था। और ये त्याग कर कहां चला गया? मंडव्य ऋषि के आश्रम में चला गया। और भोज आगे वाला शासक बना। कौन सा बना? भोज बना। बस ज्यादा कोई इतिहास नहीं है भोज का, तो इतना याद रखना है। भोज और तात किसके व्यक्ति थे? भोज और तात किसके व्यक्ति थे? नाहड़ के। नाहड़ कौन था? जिसने मंडोर से अपने मेड़तकपुर राजधानी बनाई। कौन था? मंडोर से मेड़तकपुर राजधानी बनाई। उसकी पुत्री अपने पत्नी जजिका देवी से क्या हुए थे? दो पुत्र हुए थे, तात और भोज। भोज आगे राजा बना और तात आध्यात्मिक हो गया। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं, शिलुक की बात कर लेते हैं। आगे एक व्यक्ति आया जिसका नाम है शिलुक। ज्यादा कोई इसकी फैक्ट नहीं है इसको याद रखने वाले, लेकिन इससे संबंधित जो फैक्ट है वो थोड़ा ज्योग्राफिकल रूप से हमें क्या है कि प्रश्न देने का प्रयास करेगा। देख लीजिए कि शिलुक ने वलमंडन, देखिए एक शब्द आ रहा आपके सामने, वल। अब दो तीन शब्द और लिख रहा हूं मैं आपके सामने। एक शब्द है वल, लाट, मांड। ये जो क्षेत्र है ना, समझ लेना जैसलमेर के इर्द गिर्द का क्षेत्र है। याद रखना, ऐसे प्रश्न आते हैं कि मांड क्षेत्र, लाट क्षेत्र, वल क्षेत्र, ये सारे के सारे किस क्षेत्र के नाम है? जैसलमेर वाले के, जैसलमेर के इर्द गिर्द का जो क्षेत्र था। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि शिलुक ने वल मंडन यानी कि जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र देवराज भाटी को क्या किया था? पराजित किया था। कोई नहीं पूछेगा मैंने ये लाइन क्यों डाली, सिर्फ इस शब्द के कारण, वल क्षेत्र के। याद रहे तो याद रहे कि वलमंडन का एक राजा था, वलमंडन का एक प्रशासक था जिसका नाम था देवराज भाटी, उसको शिलुक ने हराया था। कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। शिलुक ने त्रावण या तवन क्षेत्र, ये भी लाइन मैंने इसलिए डाली क्योंकि आपको पूछ ले कि त्रावण क्षेत्र वर्तमान में कौन सा है राजस्थान का, पूछ सकता है। तो त्रावण या तवन क्षेत्र कौन सा है? अब वो आपको दिशा देगा, उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, दक्षिण पूर्व, है ना। तो याद रखना त्रावण या तवन क्षेत्र जो है राजस्थान का वो है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। त्रावण या तवन क्षेत्र तक इसका विस्तार था। तो याद रखना शिलुक का जो अधिकार था ना वो उत्तर पश्चिम तक था, यानी कि जैसलमेर से लेकर समझ लो गंगानगर आज का राजस्थान। पहले तो बहुत बड़ा था पाकिस्तान, तो अब बना है ना।
तो याद रखना कि त्रावण या तवन क्षेत्र कौन सा है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। कौन सा है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। तो शिलुक की ज्यादा बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। वल क्षेत्र, लाट क्षेत्र, मांड क्षेत्र जैसलमेर, और उसके बाद में त्रावण क्षेत्र, तवन क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। कितने पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए। करेंगे अपने, रिवीजन करेंगे, ठीक है, बिना देखे। उसके बाद में एक राजा आया जिसका नाम था जोट प्रतिहार। जोटा नहीं है, जोट प्रतिहार। क्या नाम है, जोट प्रतिहार, है ना। जोट प्रतिहार की बात कर लें तो प्रतिहारों में एकमात्र वीणा वादक। ये प्रश्न आया हुआ है, वापिस भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। लाइन को अंडरलाइन कर लो, ठीक है ना। लाइन को क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। चलो, प्रतिहारों का एकमात्र वीणा वादक राजा कौन सा था, जोट प्रतिहार। जोट प्रतिहार एकमात्र वीणा वादक था। वीणा वादक गुप्तों के अंदर वीणा वादक कौन सा था भाई, गुप्तों के अंदर समुद्रगुप्त। कई बोलते हैं क्लास के अंदर, कई बार ऑफलाइन वगैरह में अपने क्लास लेते हैं कि सर समुद्रगुप्त। अरे भाई समुद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त। क्या नाम था उसका, समुद्रगुप्त के जो सिक्के मिले हैं उस पर उसको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। वीणा उसके हाथ में, और उसके सिक्कों पर वीणा की क्या है, तस्वीर भी है, ठप्पा लगा हुआ है। और वीणा किसका वाद्य यंत्र है, मां सरस्वती को समर्पित होता है ये वीणा, है ना। अब देख लीजिए कि वीणा वादक, तो गुप्तों के अंदर वीणा वादक कौन सा हुआ था, समुद्रगुप्त। अगर पूछ ले कि मेवाड़ का वह राजा जो कि वीणा बजाने का बड़ा शौकीन था, तो कुंभा था। कौन सा था, कुंभा था, ठीक है ना। अब अपने बात कर लेते हैं कि जोट प्रतिहार एकमात्र प्रतिहारों में वीणा वादक शासक था। जोट प्रतिहार ने गंगा में समाधि ली थी। यह भी इंपॉर्टेंट है कि अपने प्रतिहारों का वह राजा जो कि गंगा के अंदर समाधि ली थी, तो वो कौन सा था, जोट प्रतिहार के 2 फैक्ट, वीणा वादक, गंगा में समाधि। वीणा वादक, गंगा में समाधि। चलते हैं आगे, चलो आगे जी। अब बात कर लेते हैं कक। एक राजा हुआ जिसका नाम है कक। क्या नाम है, कक। इंपॉर्टेंट है। कक जो था वो स्वतंत्र रूप से मंडोर का शासक होने के साथ साथ में वो क्या था कि ये जो अपने भीनमाला वाले शासक है ना, उनका सामंत था। क्या नाम था उसका, कक। जो किनका सामंत था, भीनमाल वाले शासकों के। लिखा हुआ ना कि कक ने मुंदगिरी या मुंदलगिरी या फिर मुंगेर पड़ता है बिहार के निकट, मुंगेर में गोड़ों को परास्त किया था। इनको किया था, गोड़ों को किसने राया था, कक ने राया था। कक ने भाटी वंश की राजकुमारी पद्मिनी से विवाह किया था। किससे किया था, पद्मिनी से। पद्मिनी के बाउक नामक पुत्र हुआ। पद्मिनी के क्या हुआ, बाउक नामक पुत्र। अब अपने बात कर लेते हैं, कक जो था ना वो था किसका, वत्सराज का सामंत था। किसका था, वत्सराज का सामंत था। आगे पढ़ेंगे जब अपने वत्सराज पढ़ेंगे। देखिए इसके 2 पत्नियां थी, कक के 2 पत्नियां थी। एक तो थी पद्मिनी। पद्मिनी जो क्या थी, भाटी वंश की राजकुमारी थी। और पद्मिनी के जो पुत्र हुआ उसका नाम था बाउक। दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक इसके जो क्षत्रिय एक और रानी थी जिसका नाम था दुर्लभ देवी। दुर्लभ देवी की कोख से जो जन्म लेता है वो लेता है ककुक। देखिए ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एक तो रानी है पद्मिनी और एक रानी है दुर्लभ देवी। आगे बात समझ में, एक रानी पद्मिनी और एक रानी दुर्लभ देवी। पद्मिनी के कोख से जन्म लेता है उसका नाम है बाउक। दुर्लभ देवी की कोख से जन्म जो लेता है उसका नाम है ककुक। क्या नाम है, ककुक। देखिए दुर्लभ देवी की कोख से जन्म लिया ककुक ने, पद्मिनी की कोख से जन्म लिया बाउक ने। इंपॉर्टेंट है। और ये जो दोनों पत्नियां हैं ये पत्नियां हैं किसकी, कक की। इसकी पत्नियां हैं, कक के 2 पुत्र हुए, बाउक और ककुक। कक के कितने पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, बाउक और ककुक। ठीक है, बाउक पद्मिनी का और दुर्लभ देवी का पुत्र ककुक। ठीक है, कक नामक कक नाग भट्ट द्वितीय का प्रमुख सामंतों में, तो नाग भट्ट द्वितीय का भी था, वत्सराज का भी था, याद रखना। ठीक है, लेकिन नाग भट्ट द्वितीय का जब ये सामंत था तो इसने क्या किया, बंगाल के धर्मपाल को हराया था। बंगाल का एक बड़ा शासक था जिसका नाम था धर्मपाल, पाल वंश का शासक था। क्या नाम था, पाल वंश का शासक था। उसको हराया था सामंत के रूप में, धूल चटा दी थी उस व्यक्ति को उसने। ठीक है ना। अब अपने बात कर लेते हैं कि
बाउक और ककुक। अब अपने बात करते हैं आगे कि बाउक और ककुक की खासियत क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, कि आपने सर लिख के बताया, नहीं तो आप स्लाइड को जस्ट आगे कर देते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो तो चीजें, है ना। तो इसलिए लिखा क्योंकि बाउक को अपने ढंग से पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ढंग से पढ़ना पड़ेगा। कि बाउक की बात कर ले तो बाउक ने 837 ईस्वी में मंडोर के अंदर एक विष्णु मंदिर पड़ता है, और विष्णु मंदिर के अंदर एक प्रशस्ति लगाई, और प्रशस्ति का नाम था जोधपुर प्रशस्ति या फिर बाउक प्रशस्ति। क्या नाम था? बाउक प्रशस्ति। अब इंपॉर्टेंट है, अब आपको बाउक प्रशस्ति न देकर वो पूछेगा जोधपुर मंदिर की या मंडोर के विष्णु मंदिर की प्रशस्ति किसने लगवाई? बाउक ने लगवाई। इसी कारण इसको बोला गया बाउक प्रशस्ति। क्या नाम दिया गया इसे? बाउक प्रशस्ति। और ये जो बाउक प्रशस्ति है ये है 837 ईस्वी की। इंपॉर्टेंट है भाई, 837 ईस्वी की। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर वंशावली दी गई है। बाउक प्रशस्ति के अंदर प्रतिहारों की वंशावली दी गई है। तो याद रखना, सबसे पहला मंडोर का शासक कौन सा था? हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र से लेकर बाउक तक की जानकारी मिलती है। हरिश्चंद्र से लेकर लेकर बाउक तक की जानकारी। ठीक है, बाउक तक की जानकारी मिलती है। आगे बात समझ में। अब अपने आगे बढ़ते हैं। बाउक का एक ही प्रश्न याद रखना, बाउक प्रशस्ति 837 ईस्वी। हरिश्चंद्र से लेकर बाउक तक की जानकारी। कहां से? हरिश्चंद्र से लेकर बाउक तक की जानकारी। अब एक राजा आया जिसका नाम क्या है? दुर्लभ देवी का पुत्र, कक का पुत्र ककुक। क्या नाम है? ककुक। ककुक ने क्या करवाया? स्तंभों का निर्माण करवाया। लिखा हुआ ना कि ककुक ने 2 स्तंभों का निर्माण करवाया। स्तंभों का मतलब क्या है कि आप सीधे शिलालेखों की बात कर सकते हो। ठीक है, शिलालेखों का निर्माण करवाया। एक स्तंभ लेख जो है वो मंडोर के जोधपुर शहर में, दूसरा रोहिस्कूप नगर मंडोर के अंदर दिया गया। एक तो मंडोर के अंदर जोधपुर के अंदर दिया गया, मंडोर के अंदर, और एक रोहिस्कूप नगर के अंदर दिया गया। कहां दिया गया? रोहिस्कूप नगर के अंदर। रोहिस्कूप नगर जोधपुर के अंदर ही पड़ता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो ये है आपके सामने, ये वाली जो लाइन है ना, ये आप गोल के पीछो भाई, इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, खोल के पीजो इसको। कौन सी? ककुक ने 861 ईस्वी में, ककुक ने 861 ईस्वी में 2 शिलालेख लगवाए। गटियाला शिलालेख की बात कर ले तो गटियाला शिलालेख 2 भागों में विभाजित है। एक तो माता की साल जोधपुर में लगा हुआ, आपको इतना गहरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है, एक जोधपुर के शहरपनाह के अंदर लगा हुआ है, वो अपने क्या डिटेल वाली क्लास के अंदर देखेंगे। आपके लिए 4th ग्रेड के लिए इतना है, ककुक ने 861, ककुक 861 गटियाला शिलालेख, इतना याद रखना है। ककुक 861 गटियाला शिलालेख। बाउक प्रशस्ति 837, बाउक प्रशस्ति 837। जब अपने गटियाला शिलालेख डिटेल वाली क्लास में करेंगे तो वहां मैं पढ़ाऊंगा कि इसे न्यायप्रिय कहा गया है ना। इसने वल लाट मांड तक के क्षेत्र को विजित कर रखा था, है ना। और उसके बाद बताऊंगा कि जो दूसरे नंबर का जो संस्कृत भाषा के अंदर, ये प्राकृत में था, ये संस्कृत में था, संस्कृत भाषा वाले में बताया गया है कि इसने यहाँ पर जोधपुर के अंदर क्या है, उपद्रवियों को मारा और वहां पर महाजनों को बसाया, है ना। इकोनॉमिक दृष्टि से आगे लेके आने का इसने प्रयास किया इस क्षेत्र को। तो वो सारी गटियाला शिलालेख के अनुसार ककुक ने आभीरों को पराजित किया था। इसको कराया आभीर, और पराजित करके गटियाला में महाजनों को बसाया था। किसको बसाया था? महाजनों को। व्यापारिक दृष्टि से क्या है, समृद्ध बनाना उस क्षेत्र को। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। और इंपॉर्टेंट तो ये है कि ककुक ने गटियाला शिलालेख का निर्माण करवाया था। 4th ग्रेड की दृष्टि से सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि प्रतिहारों का वह शासक जिसने गटियाला शिलालेख लगवाया कौन सा था?
ककुक। घटियाला शिलालेख कब लगवाया गया? तो याद रखना 861। बाउक प्रशस्ति 837। इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अपने बीनमाल वाले पे पहुंच गए। देखिए ककुक के बाद में अगर बात करें तो मंडोर के अंदर, ककुक के बाद में बात करें तो मंडोर के अंदर किसी बड़े शासक की चर्चा नहीं होती है, इसी कारण अपने ककुक तक पढ़ेंगे, क्योंकि अंतिम रूप से जब मंडोर पर क्या है, राठौड़ों का अधिकार हो चुका था। अब अपने बात करेंगे कि मंडोर की बात कर ले, मंडोर के अंदर ककुक के बाद में जो राजा हुए उनका कोई ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। उसके बाद में राठौड़ और चौहान। सहजपाल चौहान जो था उसका एक शिलालेख है जिसके अंदर ये प्राप्त होता है कि प्रतिहारों के बाद में अगर किसी का राज हुआ मंडोर पर तो वो थे चौहान। सहजपाल चौहान का एक शिलालेख है, वो आपको याद रखने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, ठीक है। सहजपाल चौहान वाले में कहा गया कि मंडोर पर अगर किसी का अधिकार हुआ तो वो चौहानों का, लेकिन मंडोर का जो दुर्ग है ना वो प्रतिहारों के अधीन ही रहा था। इसके अधीन, प्रतिहारों के अधीन, वो डिटेल वाली क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में राठौड़ आए। राठौड़ों ने क्या किया कि प्रतिहारों की जो इंदा शाखा थी, इंदा शाखा वालों ने क्या किया कि उपद्रवियों से बचने के लिए दहेज स्वरूप किसको दे दिया, ये दे दिया किसको, चुंडा राठौड़ को, और ये राठौड़ों के अधीन हो गया मंडोर, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है कि प्रतिहारों की जो मंडोर शाखा है वो क्या हो गई, पूरी, ठीक है ना। अब अपने बात कर लेते हैं कि प्रश्न कैसे बनेंगे, थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं भाई। ठीक है जी, प्रश्न नंबर पहला, अब देखते हैं कि आपको कितना याद हुआ है। प्रश्न नंबर पहले की बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर पहले की बात कर लें, प्रश्न नंबर पहले की बात कर लें तो सबसे पहले प्रश्न वो आपके सामने क्या करेगा, प्रश्न वो आपके सामने ये रखेगा कि बताइए कि मंडोर की वंशावली किसने चलाई थी, किसकी, मंडोर की वंशावली। मंडोर के प्रश्न किस प्रकार देगा, अब वो कहेगा मंडोर वंश का संस्थापक, तो क्या करोगे, हरिश्चंद्र, क्या करोगे, हरिश्चंद्र। उसके बाद में कहेगा प्रतिहारों का संस्थापक, तो भी क्या करोगे, हरिश्चंद्र। लेकिन मंडोर शाखा का संस्थापक, या मैं बोलूं मंडोर जो शाखा चलाई, या मैं बोलूं मंडोर को जो राजधानी किसने बनाया, तो याद रखना कौन से थे वो, रजिल। आपको मैंने बताया था हरिश्चंद्र के दो पत्नियां, तारा देवी भद्रा, कौन सी थी, तारा देवी भद्रा। तारा देवी ब्राह्मण थी जिसके एक पुत्र था राहुल, यहां पर उनका इतिहास खत्म। भद्रा देवी के चार पुत्र, सबसे पहला भोगभट, कक, रजिल और दय। तीसरा पुत्र बड़ा महापराक्रमी था, उसने अपने चार भाइयों के साथ मिलकर मंडोर को जीता, और मंडोर को जीतने के बाद में, मंडोर को जीतने के बाद में उसने उसको राजधानी बनाया, उसकी प्राचीर का निर्माण करवाया, ठीक है, उसकी चार दीवारी का निर्माण करवाया और मंडोर को राजधानी बनाया। मंडोर शाखा का संस्थापक कहलाया वो, क्या कहलाया, मंडोर शाखा का संस्थापक लाया वो था रजिल। रजिल का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था नरहरि। रजिल का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था क्या, नरहरि। क्या नाम था, नरहरि था। नरहरि ने उसे क्या दी, राजा की उपाधि। जब रजिल ने क्या किया, मंडोर को क्या बनाया था, राजधानी, मंडोर में वंश की नींव डाल दी, तो याद रखना उसने एक यज्ञ करवाया जिसका नाम क्या था, राजसूय यज्ञ। इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया मंडोर के अंदर जिसका नाम क्या था, महामंडलेश्वर मंदिर। और रजिल के बाद में कोई शासक जो बना, वो जो शासक था वो देख लेते हैं अपने, कौन सा था, वो था अपना कौन सा, रजिल के बाद में नरभट्ट। कौन सा था, नरभट्ट। नरभट्ट की बात कर ले तो नरभट्ट
रजिल के बाद उत्तराधिकारी बना। और नरभट्ट ने रोहिस्कूप नगर में विष्णु मंदिर बनवाया था। तो नरभट्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए है क्योंकि नरभट्ट ने उपाधियां धारण कर रखी थी। और उपाधियां वो कौन सी थी, एक पिलपणी और एक कौन सी थी, पेलोपेली की। ठीक है, उसके बाद नागभट्ट प्रथम जिसे नाहड़ कहा गया। नाहड़ की तो एक ही तो बात याद रखनी है, वो कौन सी याद रखनी है, मेड़ता को राजधानी बनाया, मंडोर की जगह मेड़ता का प्राचीन नाम मेड़तापुर है। और नाहड़ की के दो पुत्र हुए जिसका नाम क्या था, भोज और तात। तात ने क्या किया, तात ने क्या किया कि मंडावी ऋषि के आश्रम में चला गया, वो क्या आध्यात्मिक व्यक्ति था। और भोज को राजकाज दे गया और भोज राजा बना। और भोज के बाद में जो राजा बना तो उसका नाम था कक। कक की बात कर ले तो कक जो था वो स्वतंत्र राज्य का शासक होने के साथ साथ में जो भीनमाल के शासक थे उनका सामंत के रूप में भी था, उनकी लड़ाइयों के अंदर जाता था। नागभट्ट के समय वो क्या है कि धर्मपाल को हराता है। ठीक है, और कक के दो पत्नियां थी, एक का नाम क्या था, एक का नाम क्या था, एक का नाम था दुर्लभ देवी, एक का नाम क्या था, दुर्लभ देवी, एक का नाम क्या था, दुर्लभ देवी। और एक और पत्नी थी कक की और उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, पद्मिनी था। क्या नाम था, पद्मिनी था। ठीक है, और पद्मिनी के पुत्र था बाउक। और पद्मिनी के पुत्र हुआ बाउक और दुर्लभ देवी के पुत्र हुआ कौन सा, ककुक। ठीक है, क्या नाम था उसका, ककुक था। अब बीच में जो शासक थे अपने, जैसे आपका जोट प्रतिहार वीणा वादक था। जोट प्रतिहार वीणा वादक होने के साथ साथ में इसने गंगा में क्या लिया था, अपना समाधि ली थी, गंगा में समाधि ली थी। ठीक है जी, अब अपने बात कर लेते हैं कि बाउक ने बाउक प्रशस्ति 837। और उसके बाद में ककुक ने 861 के अंदर क्या लगवाया, गटियाला शिलालेख लगवाया। कौन सा लगवाया था, गटियाला शिलालेख लगवाया था। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है, अपने पूरी की पूरी डिटेल खत्म होती है। और किसकी डिटेल खत्म होती है भाई, ये अपनी डिटेल खत्म होती है मंडोर के प्रतिहारों की। और आगे जो क्लास रहेगी उसके अंदर आपका रहेगा भीनमाल के प्रतिहार। कौन से रहेंगे, भीनमाल के। ठीक है, तो आगे वाली क्लास में अपने करेंगे, मिलते हैं फिर कल। और ये जो क्लास है इसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सामने ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल आपके सामने क्या है, कोई भी किसी प्रकार की कॉस्ट नहीं ली जा रही, क्योंकि आपका जो हौसला है हमें और प्रोत्साहित करता है कि आपके सामने और अच्छी से अच्छी चीज़ें रखें। और मैं वादा करता हूँ, मेरी पूरी टीम, हमारी जो पूरी टीम है वो वादा करती है कि आपको चतुश्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है इसके अंदर सिलेक्शन जरूर दिलवाएंगे। और बने रहिए हमारे साथ। और हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा जिस दिन सर के पास, हमारे जो सर हैं जो इस पूरी संस्था को, इस पूरे सेटअप को चला रहे हैं, उनके पास कॉल आएगी कि सर मैं आपकी वजह से नौकरी लग गया या फिर लग गई हूँ। वो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो उस दिन मिलेगा। और अभी मोटिवेशन इतना ही है कि आप वीडियो को शेयर करते रहें। और शेयर करने के साथ साथ में ओनली शेयर भी नहीं करना है, कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है। ये सारे काम करने के साथ साथ में खुद भी वीडियो पर ध्यान दें। और नोट्स बना रहे हो या पीडीएफ के माध्यम से पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो बस पढ़ते रहो। आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे किसी भी विषय की। जैसे कोई ये विषय खत्म होता है तो उसकी जगह दूसरा विषय कोई नया टीचर आएगा तो वो लगा देगा। ठीक है, तो बने रहिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं आगे। ठीक है, जय हिंद।